नमस्कार। संस्कृत आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम आज की क्लास में टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने बजट की संरचना को समझ लिया है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है वो भी हमने देख लिया है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण अर्थात राजकोषीय समेकन कैसे होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, राजकोषीय समेकन में एफआरबीएम अधिनियम और एनके सिंह समिति की रिपोर्ट। ये सब जानने के बाद अब हम उसमें से बजट की स्ट्रक्चर में से हमने एक टैक्स वाली बात छोड़ दी थी। मैंने आपसे कहा था कि टैक्स सिस्टम को हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग टैक्स सिस्टम प्रारंभ करेंगे। टैक्स सिस्टम में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। हम इंडियन टैक्स सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम टैक्स से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उनको क्लियर कर लेंगे, और अगर वो बातें क्लियर रहेंगी तो इंडियन टैक्स सिस्टम समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टैक्स होता क्या है, टैक्स का मतलब क्या है। ये बात सबको क्लियर है कि टैक्स नागरिक यानी हम लोग पे करते हैं, और टैक्स देते किसको, सरकार को। तो यानी टैक्स नागरिकों द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा या किसी कृत्रिम व्यक्ति, और आपको याद होगा कंपनी की परिभाषा मैंने बताई थी, कृत्रिम व्यक्ति, किसी व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, HUF या किसी संस्था के द्वारा सरकार को अदा की जाने वाली वह राशि है जिसके प्रतिफल में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जाती है, जिसकी प्रतिफल की आशा नहीं की जाती है। नागरिकों ने सरकार को टैक्स दे दिया तो सरकार से बदले में कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं होती है। ये टैक्स की परिभाषा है। अब आप सोच रहे होंगे सर उम्मीद क्या, वैसे भी सरकार हमारे लिए क्या करती है। इसको इस नज़र से नहीं देखना, ये परिभाषा है, ध्यान से देंगे कि सरकार उसके बदले में आपको कुछ तुरंत पे करेगी, इसकी आप प्रतिफल की आशा ना करें। टैक्स में और फी यानी शुल्क में अंतर होता है। जब हम किसी चीज़ का शुल्क अदा करते हैं तो हम उसके बदले सर्विस प्राप्त करते हैं। जैसे आपने संस्था को कुछ फीस दी है तो आपको बदले में सर्विस मिलनी चाहिए, सिलेबस पूरा मिलना चाहिए, ये शुल्क है। लेकिन अगर आप सरकार को टैक्स देंगे तो उसके प्रतिफल में किसी चीज़ की आशा ना करें, ये टैक्स की परिभाषा है। और अगर ठीक से हम औपचारिक रूप से बोलें परिभाषा क्या बनती है, तो किसी व्यक्ति HUF या कंपनी द्वारा सरकार को अदा की जाने वाली राशि जिसके प्रतिफल की आशा नहीं की जाती है, उस राशि को हम टैक्स कहते हैं। क्लियर हुआ। टैक्स की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि टैक्स अदा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, यानी ये व्यक्ति या कंपनी टैक्स अदा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, सरकार के पास टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार होता है, एक परिभाषा। और दूसरा जो मैंने उसमें पहले ही बताई थी कि करदाता को यानी टैक्स पेयर को उसके प्रतिफल में सरकार से किसी सेवा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने टैक्स दिया तो हमें कोई सर्विस मिलनी चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। और इस बात में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो छोटा सा एक एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए हम दिल्ली में रह करके टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार हमारे टैक्स से जो कुछ कल्याणकारी कार्य करेगी वो दिल्ली में ही करेगी, क्योंकि हम केंद्र सरकार को जो टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करती है। तो हो सकता है टैक्स हम दें और उससे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। तो ये आवश्यक नहीं है कि करदाता को प्रतिफल में किसी प्रतिफल या सेवा की उम्मीद करनी चाहिए। और पहली जो टैक्स की विशेषता थी कि टैक्स अदा करना कानूनी रूप से बाध्य होता है, सरकार के पास टैक्स वसूल करने का कानूनी अधिकार होता है। ये दोनों टैक्स की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं से टैक्स की परिभाषा पूरी होती है कि व्यक्ति या कंपनी सरकार को अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, सरकार कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार था। और व्यक्ति या कंपनी सरकार से ये नहीं कह सकते हैं कि हमें टैक्स के बदले आप ये दीजिए। आप सोचते हैं सर जितनी हमें कल्याणकारी सुविधाएं मिलती है, सरकार की तरफ से सेवाएं चलाई जाती हैं, वो टैक्स के बदले ही नहीं चलाई जाती हैं। जरूरी नहीं है वो केवल टैक्स पेयर को ही मिले। जो भी सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उनके लाभार्थी का वर्गीकरण टैक्स के आधार पर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसने टैक्स पे नहीं किया तो उसको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं, ऐसा कहीं वर्गीकरण नहीं होता है। तो ये तो रही बात टैक्स किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है जब सरकार प्रतिफल भी नहीं देती हमें, सरकार हमें कुछ रिवार्ड भी नहीं दे रही है, फिर भी सरकार हमसे टैक्स लेती है। तो टैक्स क्यों लिया जाता है। तो टैक्स लेने के मूलतः दो उद्देश्य हैं, फिर उन्हीं को आगे अन्य शब्दों में बोला जाता है। देखिए पहला उद्देश्य क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी, इन दोनों की इनकम, एनुअल इनकम की बात हो रही है। टैक्स की बात जब भी आएगी हम एनुअल इनकम की बात करेंगे। और आपको पता भी, हम बजट जो पढ़ रहे थे, बजट एक वर्ष का होता है, एक वित्तीय वर्ष का। तो इन दोनों की एनुअल इनकम हमने माना, ए की एनुअल इनकम 4 लाख रुपए है, बी की एनुअल इनकम 2 लाख रुपए। दोनों की इनकम के बीच में अंतर कितना है? अगर कैलकुलेट करें तो अंतर आ रहा है 2 लाख रुपए का। ठीक, अब सरकार ने इनसे टैक्स मांगा और सरकार ने टैक्स रेट पहले से बता रखी है, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा है, वास्तविक टैक्स रेट नहीं है, ध्यान रखेंगे। भारतीय कर व्यवस्था अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात समझ के चलेंगे। हम टैक्स सिस्टम का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सरकार ने बोला कि जिस व्यक्ति की इनकम 2 लाख तक है, 0 से 2 लाख तक, उसको टैक्स नहीं देना, अर्थात 0%। और जिस व्यक्ति की इनकम 2 लाख से 4 लाख तक है, उसको टैक्स देना है 10%। ऐसी टैक्स रेट मैंने मान ली। तो इस व्यक्ति की इनकम कितनी है? बी की 2 लाख, तो ये टैक्स नहीं देगा। तो हम देखते हैं, ये टैक्स नहीं देगा, 0। दूसरा जो व्यक्ति जिसकी इनकम 4 लाख है, 2 लाख तक तो इसको भी टैक्स नहीं देना था, समझ रहे, वो 2 लाख छूट गए। और जो अगले 2 लाख इसके बचते हैं, उस पर इसको कितना टैक्स देना है? 10%। तो ये 10% टैक्स देगा, अर्थात 20,000 रुपए। समझ आया 20,000 कैसे आया? फिर से सुने, 4 लाख इसकी इनकम थी, हमने मान लिया कि 0 से 2 लाख तक तो 0% है, तो 4 में से 2 लाख पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। और जो बाकी के 2 लाख बचे, उस पर ये टैक्स देगा कितना? 10%। तो 10% 20,000 आया। टैक्स देने के बाद अब इनकी आय कितनी बची? टैक्स के बाद आय, इनकम, और आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। इस व्यक्ति की इनकम बच रही है 3,80,000, क्योंकि 20,000 तो सरकार ने ले लिए, और इसके पास बचे 2 लाख रुपए, जितने पहले थे, क्योंकि इसने टैक्स नहीं दिया है। दोनों की आय के बीच अंतर, अब कितना अंतर बचा? 1,80,000। दोनों की आय के बीच अंतर टैक्स देने के बाद। तो आप समझ पा रहे होंगे सरकार ने नागरिकों से टैक्स क्यों लिया, इससे हम लाइन बोल सकते हैं। और ये वाला मैंने एग्जांपल आपको तब भी समझाया था जब मैं बजट के उद्देश्य बता रहा था, क्योंकि टैक्स सिस्टम भी तो बजट का ही पार्ट है। तो बजट के भी उद्देश्य और ये स्पेशली टैक्स के उद्देश्य भी कहे जाते हैं कि टैक्स लेने से सरकार आर्थिक असमानता को कम कर सकती है। इन दो नागरिकों के बीच आर्थिक अंतर था 2 लाख रुपए का, और टैक्स लेने के बाद अब अंतर बचा 1,80,000 रुपए का। तो सरकार ने टैक्स लेकर के नागरिकों के मध्य आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया। अब जो मैंने शब्द बोला, आर्थिक असमानता को कम करना, इसको अगर पॉजिटिव बोले तो हम कह सकते हैं समता को प्रोत्साहित करना। समता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में शब्द का प्रयोग किया गया समता। तो समता को बढ़ावा देना या आर्थिक असमानता को कम करना। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा ना बोल करके इकोनॉमी की ही भाषा बोले तो हम इसके लिए समावेशी विकास शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। समावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना, ये टैक्स लेने का उद्देश्य है। क्लियर हुआ? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसमें 20,000 रुपए टैक्स लिया सरकार ने। मैं मान लेता हूं सरकार इस 20,000 रुपए के टैक्स का प्रयोग 200 नागरिकों को 100 रुपए मनरेगा में सैलरी देना शुरू कर दी। 1 महीने की सैलरी पर डे जो दी जाती है, पर डे 100 रुपए दिया, 200 नागरिकों को बांट दिया मनरेगा में। इसका मतलब क्या था? ये जो 20,000 रुपए टैक्स लिए थे, ये किससे लिए थे? ए नाम के व्यक्ति से। ये 20,000 रुपए ए नाम के व्यक्ति ने इनकम के रूप में अर्जित किए। ए की इनकम को टैक्स के रूप में सरकार ने ले लिया और कुछ अन्य नागरिकों को बांट दिया। तो इसे हम कहते हैं आय का पुनर्वितरण करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ए नाम के व्यक्ति की आय, जो कि उसने 20,000 रुपए कमाए थे, सरकार ने उससे कहा आप हमें 20,000 रुपए टैक्स के रूप में दीजिए। जब उसने टैक्स के रूप में सरकार को 20,000 रुपए अदा कर दिए तो सरकार ने वो आय, यानी उस व्यक्ति की आय को अन्य लोगों में किसी अन्य कल्याणकारी योजना के नाम से वितरित कर दिया। तो इनकम किसकी थी? ए की। वितरित कौन कर रहा है? सरकार। कैसे? ए से टैक्स के रूप में ले लिया और आगे उसको आवंटित कर दिया। तो ये जो हम पढ़ रहे थे कि आर्थिक असमानता कम की जाती है, इससे कैसे किया? टैक्स लेने के बाद सरकार आय का पुनर्वितरण करती है और आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम किया जाता है, अर्थात समावेशी विकास के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो टैक्स लगाने का पहला उद्देश्य क्लियर हो गया। सर आप इसको ऐसे बड़ा एग्जांपल बना सकते हैं कि सरकार मान लीजिए रिलायंस कंपनी से टैक्स लेगी, तो वहाँ पर तो हजारों
करोड़ तक हो सकता है टैक्स बन जाए। सरकार उनसे टैक्स लेकर के और कई सारे नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना चलाती है। तो टैक्स किसी एक व्यक्ति से या एक कंपनी से लिया, उसका लाभ कई नागरिकों को दिया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं ये संसाधनों के आवंटन का तरीका है। क्लियर हुआ? तो टैक्स क्यों लिया जाता है? पहला उद्देश्य क्लियर। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बात मैं शायद आपको कोई बताई नहीं है, बता देता हूँ अभी, कि बजट का पूरा टॉपिक आपके इंटरव्यू तक काम आएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में सिलेबस में लिखा है बजटिंग, और इंटरव्यू में जब भी इंटरव्यू होते हैं सामान्य परिस्थिति में, अभी इस समय तो कोविड-19 का समय चल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे शेड्यूल हो गया यूपीएससी का, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में फरवरी मार्च के आसपास इंटरव्यू होते हैं और आप देखेंगे फरवरी में ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो इंटरव्यू के समय बजट की चर्चा होती ही रहती है, कन्फर्म है। अब आप एक तो ये कि उस समय बजट में क्या घोषणाएं की गई हैं वो पढ़ लेंगे अखबार से, मैगजीन से, वेबसाइट से, लेकिन अगर आपको बजट का बेसिक नॉलेज होगी तभी उन करंट न्यूज़ को पढ़ समझ पाएंगे आप। मान लो सरकार ने कोई नया टैक्स लगाया, तो उस नए टैक्स को लगाने का क्या उद्देश्य है ये अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप बेसिक बात जानते होंगे कि टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है। क्लियर है? तो ये बजट वाली जो पूरी क्लास है इसको ठीक से समझिएगा, ये मान करके कि इंटरव्यू तक काम आती है। तो टैक्स क्यों लगाते हैं, एक उद्देश्य हमारा पूरा हो गया। एक और उद्देश्य समझते हैं। मान लेते हैं सरकार ने जो 20,000 रुपये का टैक्स लिया, 20,000 का टैक्स किससे लिया? ए नाम के व्यक्ति से। इस ए नाम के व्यक्ति के पास चूंकि इनकम ठीक ठाक है, ये 4 लाख रुपए कमा रहा था, इससे 20,000 टैक्स के रूप में ले लिया, तो इसके घर में, इस ए नाम के व्यक्ति के घर में मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध होंगी। मूलभूत सुविधाओं का मेरा मतलब है पानी पीने का साफ पानी होगा, है ना, खाने के लिए पोषक युक्त भोजन उपलब्ध होगा इसके पास, रहने के लिए किराए का ऐसे ही लेकिन मकान होगा। तो मूलभूत बेसिक सुविधाएं इसके पास उपलब्ध होंगी। सरकार क्या करती है, कई बार ऐसा करेगी, इस ए नाम के व्यक्ति से 20,000 रुपये टैक्स के रूप में लिए और जिन नागरिकों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, इस टैक्स की राशि से उस अभाव को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यानी ए नाम का व्यक्ति इन मूलभूत सुविधाओं का उपभोग कर पा रहा था क्योंकि उसकी आय ठीक ठाक है, लेकिन जो कुछ और नागरिक हैं देश में जो इन मूलभूत सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी अब ऐसा कर पाए, इसके लिए सरकार को कुछ प्रावधान करने होंगे। और सरकार प्रावधान कहाँ से करेगी? तो सरकार ने इस व्यक्ति से टैक्स वसूला और उस टैक्स की राशि से उन मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करने की कोशिश की, वे सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की जो ए नाम के व्यक्ति को तो मिल रही थी लेकिन अन्य नागरिकों को नहीं मिल पा रही थी। कैसे किया? टैक्स के माध्यम से। तो हम दूसरा उद्देश्य बोले तो उपभोग के स्तर पर सेवाओं का पुनर्वितरण। उपभोग के स्तर पर सेवाओं का पुनर्वितरण, इसको सेवा मिल रही थी लेकिन इन कुछ नागरिकों को सेवाएं नहीं मिल रही थी, उन लोगों को भी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने टैक्स के माध्यम से सेवाओं का वितरण शुरू कर दिया। तो टैक्स लगाने के मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम करना, अर्थात समावेशी विकास के उद्देश्य को बढ़ावा देना। दूसरा, उपभोग के स्तर पर सेवाओं का पुनर्वितरण करना ताकि देश में सामाजिक असमानता भी कम हो सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं उन्हीं के आधार पर भारत में टैक्स सिस्टम का उद्देश्य भी रखा गया और ये किसी भी देश में यही टैक्स के उद्देश्य रहते हैं। अब इन्हीं टैक्स के उद्देश्यों को हम कुछ और नाम से भी पढ़ सकते हैं। देखिए जरा, कर व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं? उपभोग के स्तर पर सेवाओं का पुनर्वितरण, ये मैंने आपको बता दिया। आय का पुनर्वितरण करना, ये भी क्लियर है। जब हम आय का पुनर्वितरण करेंगे तो फिर हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे पाएंगे। समझ रहे? आय का पुनर्वितरण करके ही हम आर्थिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। आय का पुनर्वितरण करोगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। कैसे? ए नाम के व्यक्ति की इनकम 4 लाख थी, हमने उससे 20,000 ले लिए, उसकी क्रय शक्ति को कम कर दिया। क्रय शक्ति कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, जिसे यहाँ पर मूल्य स्थिरता नाम दिया गया है। और अगर हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं तो बीओपी, इसको मेंटेन करने में, करंट अकाउंट का घाटा नियंत्रित करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे ये इसके अप्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, यानी इनडायरेक्ट पर्पज हैं। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाए कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, यदि आपसे इंटरव्यू पूछ लिया जाए, तो मूलतः 2 उद्देश्य हैं। इन्हीं के आधार पर बाकी उद्देश्य बनाए गए हैं।
तो टैक्स के माध्यम से सरकार देश में समावेशी विकास का बढ़ावा देती है, समावेशी विकास को, और संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। अब क्वेश्चन बनता है कि टैक्स लगाया किस आधार पर जाना चाहिए, मतलब टैक्स सिस्टम जो होता है किसी भी देश का टैक्स सिस्टम वो कैसा होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि भारत में टैक्स सिस्टम कैसा हो। इसके लिए हम हिंदी में बोलेंगे कराधान की प्रणालियां। कराधान की प्रणाली, कराधान की प्रणाली कितने प्रकार की होती है वो पढ़ने से पहले कराधान की प्रणाली कैसे डिसाइड करनी चाहिए ये पढ़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम पढ़ेंगे अब कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन, और कैनन ऑफ टैक्सेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो कराधान के सिद्धांत। कौन से वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर किसी देश की कराधान प्रणाली डिसाइड हो। कराधान प्रणाली का मतलब कि कर कब लगाया जाए, टैक्स कब लगाए, टैक्स किस व्यक्ति पर लगाया जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए, टैक्स क्यों लगाया जाए, कब टैक्स को हटा देना चाहिए, इनका निर्धारण करने के कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। कैनन की स्पेलिंग में NON है, डबल N कर देंगे अगर बीच में तो तोप हो जाएगा उसका नाम। CANNON कर देंगे तो उसकी हिंदी नाम हो जाता है तोप। तो हमें तोप नहीं बनना है ना, हम सामान्य GS पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर बात करेंगे। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन में अच्छा जो हम बात कर रहे हैं कि कराधान के सिद्धांत, ये सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिए गए, इसलिए इन सिद्धांतों का महत्व और बढ़ जाता है। एडम स्मिथ का नाम सबने सुना ही है। तो एडम स्मिथ ने कराधान के जो सिद्धांत दिए उनको हम एक बार समझें और फिर देखेंगे कि भारत में उन सिद्धांतों की क्या भूमिका चल रही है, क्या वो भारत में इंप्लीमेंट होते हैं नहीं, वो सब बातें बाद में करेंगे। एडम स्मिथ कहते हैं कि सबसे पहला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी। इसका तात्पर्य है, एडम स्मिथ का कहना है कि जब भी टैक्स लगाया जाए, टैक्स किसी व्यक्ति या कंपनी पर अधिरोपित किया जाए, तो सेम आय वर्ग के लिए सेम टैक्स रेट होनी चाहिए। जैसे आय वर्ग का मतलब समझ गए? आय वर्ग का मतलब मैंने माना कि 5 लाख से 10 लाख पर अगर 20% टैक्स है तो फिर उसमें किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, उसके राज्य या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान आय वर्ग के ऊपर समान टैक्स की दर, टैक्स रेट आरोपित की जानी चाहिए। क्लियर हुआ? समता का सिद्धांत। और आपको लग रहा होगा हाँ सर ये तो बिल्कुल ठीक भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति केरल में रह रहा है, उसकी इनकम 7 लाख है तो उससे आप 30% टैक्स लेते हैं, और कोई व्यक्ति मान लो जम्मू कश्मीर में रहता है तो उससे आप 7 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लेते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक समान कर की दर होनी चाहिए। इसे कहते हैं समता का सिद्धांत। और मेरे ख्याल से ये समझना आपके आसान भी है आपके लिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी ऐसी बात करता है, नागरिकों को एक समान दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करें, दूसरा सिद्धांत है, उसे बोलते हैं निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अब निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? इसका तात्पर्य है कि जब भी टैक्स लिया जाए, किसी व्यक्ति से टैक्स अदा करने को कहा जाए, तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो पहले से डिसाइडेड हो, पहले से सर्टेन हो, निश्चित हो। क्या निश्चित हो पहले से? टैक्स कब अदा करना है, टैक्स कितना अदा करना है, और टैक्स अदा करने का मोड क्या होगा, भुगतान का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। ये बातें फिक्स होनी चाहिए पहले से। अगर ऐसा होगा तभी हम उस टैक्स सिस्टम को अच्छा टैक्स सिस्टम कह पाएंगे। ये समझ नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, अपने ऊपर आप एग्जांपल बनाइएगा, अपने बारे में सोचना, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग गई और आप बेंगलोर में 5 लाख रुपए वार्षिक अर्जित कर रहे हैं। वैसे तो मैं चाहूँगा आप IAS ही बने, बट मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। अभी मैं आपको IAS का एग्जाम्पल देने लगूंगा कि भाई आप IAS बन गए मान लीजिए, तो आप इसको समझेंगे ही नहीं, खो जाएंगे कि हम तो IAS बन गए, हम नहीं समझते है ना। तो इसलिए फिलहाल मान लेते हैं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए
अब आपको टैक्स पे करना था। टैक्स हम कब पे करते हैं? जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, इनकम अर्जित हो चुकी होती है, तो अगले साल हम उसका टैक्स पे करते हैं। वो मैं बातें बाद में बताऊंगा आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब 5 लाख रुपए अर्जित किए तो आपने अपने अनुसार उसको खर्च भी करते रहे जब जब जितनी आवश्यकता पड़ी। सोचा ही नहीं था कि टैक्स पे करना है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सरकार ने हमको पहले से नहीं बताया था कि कब पे करना है, कितना पे करना है, तो आपने खर्च कर दिया। जब वर्ष बीत गया तो सरकार की तरफ से आपको एक नोटिस मिला कि आपको 80,000 रुपए का टैक्स भुगतान करना है। अब आप 80,000 देख करके दंग रहेंगे। आपने कहा अब तो मेरे पास है भी नहीं, पहले बताते अगर आपको टैक्स लेना था तो। अब आप सोचिए कि सरकार आपको आय अर्जित कर लिया, उसके बाद खर्च भी हो गया, तब अगर जानकारी दी जा रही है टैक्स पे करना है, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो टैक्स पे करने में रुचि लेंगे। उनके ऊपर मानसिक दबाव आ जाएगा, वित्तीय दबाव आ जाएगा। ये अब कहाँ से पैसा लाए हम, हमारे पास अब नहीं है। तो सरकार क्या कहेगी? हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, वो कहेंगे कोई बात नहीं, जेल में डाल दो, आपका राजस्व व्यय बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? राजस्व व्यय, सरकार जेल में डालेगी तो सरकार को आपके लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? और सरकार अगर आपके लिए खर्च करेगी तो सरकार के लिए वो क्या है? राजस्व व्यय। तो उन्होंने कहा जेल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम टैक्स पे नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, सरकार अगर राजस्व व्यय बढ़ा देगी तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकलेगा? सरकार कहेगी ठीक है, इस बार छोड़ो, अगली बार से टाइम से टैक्स पे कर देना। तो आपने भी कह दिया पहले बता देना तो हम टैक्स पे कर देंगे। तो आपको पहले से ही पता हो कि कब टैक्स पे करना है, कौन से महीने में, लगभग कितना पे करना है, अर्थात टैक्स की रेट कितनी रहेगी और कैसे पे करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। अगर ये बातें आपको पहले से पता हो तो आप टैक्स की प्लानिंग कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? और टैक्स की प्लानिंग कर पाएंगे तो फिर आप टैक्स पे करने में रुचि लेंगे। अर्थात ये जो एडम स्मिथ के सिद्धांत हैं, ये कहते हैं कि अगर इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो देश में करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, फलस्वरूप सरकार का कर संग्रह बढ़ेगा। निश्चितता का सिद्धांत करदाता को अपनी टैक्स प्लानिंग करने का मौका देता है। इसके माध्यम से जब वो टैक्स प्लानिंग कर लेगा तो फिर वो टैक्स पे करने में इंटरेस्टेड रहेगा। अगर आप अचानक से उससे टैक्स मांगोगे, वो टैक्स नहीं देगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। तो निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि टैक्स कब भुगतान करना है, कितना करना है और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये बातें पहले से ही निश्चित होनी चाहिए। क्लियर है? अब आप सोचिए इससे फायदा क्या होगा? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फायदा क्या होगा? इससे कर संग्रह और करदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा सिद्धांत जो है उसे कहते हैं मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कि भुगतान करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आना चाहिए। अगर भुगतान करने में बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा फिर करदाता भुगतान करने में कोई भी रुचि नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बेंगलोर में रह रहे, तो वही एग्जांपल लेंगे, और आपकी इनकम थी 5 लाख रुपए, आपको टैक्स पे करना था, लेकिन आपने जो टैक्स की प्लानिंग करी उससे रिजल्ट ये आया कि आपको मात्र 5,000 रुपए का ही टैक्स पे करना है। मात्र 5,000 का टैक्स पे करना है। अब 5,000 टैक्स पे करने के लिए अगर सरकार आपसे कहे कि आप टैक्स पे करेंगे 5,000 रुपये का, तो एक काम करिए, हम आपसे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमारा एक ऑफिसर आएगा, वो आपसे टैक्स वसूलने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी वो पालन करेगा। तो टैक्स वसूलने के लिए सरकार का ऑफिसर, सरकार का डिपार्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर देगा तो ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स की कलेक्शन की राशि से ज़्यादा टैक्स वसूलने का खर्च हो जाए। मेरी बात समझ रहे? टैक्स वसूलने का खर्च अगर टैक्स कलेक्शन की राशि से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो नुकसान हो गया सरकार को। एडम स्मिथ कहते हैं टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो मितव्ययी हो। मितव्ययी होने का मतलब इकोनॉमिकल, इंग्लिश वर्ड, मैंने शायद पहले कन्वीनियंट बोल दिया था, वो एक और सिद्धांत भी आएगा। मितव्ययता का मतलब इकोनॉमिकल, अर्थात टैक्स वसूलने का जो खर्च है वो टैक्स की राशि से बहुत कम होना चाहिए।
अगर एक एक ऑफिसर एक एक व्यक्ति से टैक्स वसूलने जाए, उस पर बहुत खर्चा हो, आने जाने का खर्च और तमाम प्रशासनिक खर्च हो, तो फिर तो सरकार को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ जाएगा। ऐसा टैक्स सिस्टम खराब होगा। तो एडम स्मिथ के सिद्धांतों के अनुसार टैक्स सिस्टम मितव्ययी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। टैक्स वसूलने का खर्च टैक्स कलेक्शन की राशि से बहुत कम होना चाहिए। एक भारत में टैक्स पहले चलता था, वेल्थ टैक्स, इसको 2014 में हटा दिया गया। ये वेल्थ टैक्स क्यों हटाया गया? क्योंकि इससे प्रति वर्ष सरकार को 1000 करोड़ कलेक्शन हो रहा था, फिर भी हटा दिया। कारण जानते? इस टैक्स को वसूलने का प्रति वर्ष खर्च लगभग 4000 करोड़ रुपए आ रहा था। वसूलने का खर्च 4000 करोड़ और टैक्स मिल रहा है 1000 करोड़, तो पता नहीं चल रहा है सरकार टैक्स ले रही है कि दे रही है। इसलिए ये अब आपसे कभी पूछ लिया जाए, ये यहाँ पे संभावना बनती है, अगर यूपीएससी चाहे तो पूछ सकता है। अगर ये पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछेंगे? कौन सा टैक्स हटा दिया गया? तो वेल्थ टैक्स हटाया। लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन होगा तो कैसे पूछेगा? हाल ही में वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पालन नहीं करता। कौन से सिद्धांत का? आपको सिद्धांत का नाम बताना पड़ेगा। मितव्ययता के सिद्धांत का पालन नहीं करता, वसूलने का खर्च कलेक्शन से ज्यादा हो जाता है। चौथा जो प्रिंसिपल है उसे बोलते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस, हिंदी में सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत। टैक्स वसूलने के समय जो करदाता हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा का मतलब समझे, देखें, आप कहाँ रह रहे थे? याद आया ना, बेंगलोर में। अब थोड़े दिन के लिए आप 1-2 दिन बेंगलोर ही चलिए, तो 5 लाख रुपए का टैक्स, 5 लाख रुपए आपकी इनकम थी और मैंने माना था आपको 5000 रुपए का टैक्स अदा करना है। अब 5000 रुपए टैक्स अदा करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि आप दिल्ली जाइए, आयकर विभाग में जाएं, वहाँ से एक फॉर्म ले लें, उस फॉर्म को भर दें, साथ में एक डीडी बनवाएं बैंक में जाके, फॉर्म के साथ अटैच करें, लाइन में लग के फॉर्म को जमा करा दें, टैक्स देना 5000 का। तो आप सोचें कि बेंगलोर से दिल्ली आने का खर्च, और आओगे तो वापस भी जाओगे, इतना टैक्स नहीं है जितना आपका खर्च लग जाएगा। और यहाँ पे आके एक दिन में सारा काम होगा नहीं, प्रशासनिक कार्य है। आपको लगेगा भाई मैं नहीं देता टैक्स, जो करना है कर लो। क्या करोगे? जेल में डालोगे? कोई बात नहीं, देख लो, तुम्हारा ही खर्चा बढ़ेगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा खर्चा ही बढ़ेगा प्लस टैक्स भी नहीं मिलेगा जो मिलने वाला था। ऐसा क्यों होगा? करदाता हतोत्साहित हो जाएगा, कर अदा करने में रुचि नहीं लेगा, वो कोशिश करेगा कर अदा ना करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सरकार अगर चाहती है कि कर संग्रह बढ़े तो सरकार को चौथे सिद्धांत का पालन करना चाहिए अपने टैक्स सिस्टम में। और चौथा सिद्धांत कहता है कि कर व्यवस्था ऐसी हो जो करदाताओं को सुविधाजनक हो। अब आप इसका दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है कि मान लो टैक्स ऑनलाइन पे कर सकें, जो कि आज हम करते हैं। ऑनलाइन ही सारा भुगतान हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्म भरना है वो भी ऑनलाइन भर लो, तो सारा काम अगर हो जाएगा ऑनलाइन तो करदाता कर अदा करने में रुचि लेगा, वो कर चोरी करने की बात नहीं सोचेगा। कुछ होंगे उनके लिए सरकार उपाय करेगी, लेकिन अधिकांश करदाता क्या सोचेंगे, ठीक है ऑनलाइन पे करना है कर देंगे, वो कभी दिन में रात में जब टाइम मिलेगा तब पे कर देगा। तो चौथा सिद्धांत भी ये कहता है कि करदाता को सुविधाएं दी जाए ताकि वो कर अदा करने में रुचि ले। आप ठीक से देखें तो एडम स्मिथ के चारों सिद्धांतों का उद्देश्य है कर संग्रह को बढ़ाना, और कर संग्रह तब बढ़ सकता है जब आप कर व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे। कर व्यवस्था को अच्छा बनाने में एडम स्मिथ के 4 सिद्धांतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्लियर हुआ? तो कराधान के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, कैनन ऑफ टैक्सेशन, 4 सिद्धांतों के, समता का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, निश्चितता, और लास्ट में चौथा सुविधा का सिद्धांत। इन चारों के अलावा और भी 1-2 सिद्धांत हैं या 1-2 विशेषताएं और भी हैं। किसकी विशेषताएं? अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं। हमसे ऐसे पूछा जाए कि अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो हम चारों को बता सकते हैं। जैसे आप भारत के संदर्भ में समझें, जीएसटी। अभी आपको मैंने जीएसटी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ इतना तो सबको पता होगा कि जीएसटी की सारी प्रणाली ऑनलाइन चलती है। जीएसटी पेपरलेस टैक्सेशन है, इसमें पेपर का यूज ही नहीं हो रहा, सब कुछ ऑनलाइन है। तो क्यों किया गया ऐसा? इसलिए कारण सामने लिखा हुआ है, ये सुविधा के सिद्धांत का पालन करता है, ये नागरिकों को समय की बचत करने का मौका देता है, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक जटिलताओं से बचने का मौका देता है,
और अगर ऐसा होगा तो करदाताओं की संख्या और कर संग्रह बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसको पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया गया। तो ये भी संभव है ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी बना दे कि जीएसटी निम्नलिखित में से कौन से कराधान के सिद्धांत का पालन करता है, या इससे और कोई स्टेटमेंट बनाया, वो यूपीएससी पर डिपेंड करेगा। अब हम एक दो सिद्धांत और देखते हैं कराधान से संबंधित। एक दो सिद्धांत कहिए या अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं कहिए, बातें की है, उनको समझने के लिए ना छोटी छोटी एक आध परिभाषा समझ लेते हैं। कर अदा करने वाले लोगों की संख्या, कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसे नाम बोलते हैं कर आधार। कर आधार, टैक्स बेस, ये एक छोटी सी परिभाषा है, बहुत काम आएगी, बाद में हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। कर आधार, कर आधार का मतलब कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति का मतलब जानते हैं कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कंपनी भी हो सकती है। अब देखें जरा, जैसे जैसे कर आधार बढ़ेगा तो कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, मतलब तो सरकार का कर संग्रह भी बढ़ेगा। क्लियर? कर आधार वर्ड का प्रयोग हम कब करेंगे? एक दूसरा शब्द है कर अपवंचन, टैक्स इवेजन। छोटी छोटी एक दो शब्दावली फिलहाल बीच में बता रहा हूं, बाद में कुछ और शब्दावली पढ़ेंगे। टैक्स इवेजन, कर अपवंचन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कराधान के नियमों के अनुसार, जो भी सरकार के टैक्स संबंधी नियम है, कानून है, उनके अनुसार अगर वो टैक्स पे ना करे या अपनी आय को गलत बताने का प्रयास करे, या दूसरे शब्दों में कर की चोरी करे, तो उसे कर अपवंचन कहते हैं, टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स संबंधी कानून का पालन ना करना, अपनी आय की गलत जानकारी देना या आय को छुपाने का प्रयास करना टैक्स इवेजन या कर अपवंचन कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक दो शब्द। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके अब मैं एक दो शब्दावली भी बताऊंगा, उनको हम विशेषताएं हैं एक्चुअल में, वो अभी आप समझेंगे तो समझ में टाइम लेंगे, ध्यान से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक शब्द है कर उत्प्लवता। कर उत्प्लवता, इंग्लिश वर्ड बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी, अखबार में जीएसटी संबंधी कभी भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इंग्लिश के पेपर में इस शब्द का प्रयोग अधिकांशतः होता रहेगा, क्योंकि जीएसटी की एक विशेषता है। लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए है क्या। और किसी भी देश की, जो हम पढ़ रहे थे कि अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, अभी हमने 4 विशेषताएं पढ़ी या 4 सिद्धांत पढ़े, एक उनमें से एक सिद्धांत और आ गया। ये कर उत्प्लवता भी अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं का ही हिस्सा है। कैसे है समझते हैं ध्यान से। सामान्यतः ये माना जाता है कि टैक्स बेस अगर बढ़ेगा, टैक्स बेस अगर बढ़ जाए तो टैक्स कलेक्शन या हिंदी में कर संग्रह भी बढ़ जाएगा। टैक्स बेस की परिभाषा क्या थी भाई? कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे उस देश के टैक्स सिस्टम में बॉयंसी विद्यमान है, उत्प्लवता विद्यमान है। लेकिन टैक्स बेस बढ़ रहा है, फिर भी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा, वो या तो कांस्टेंट है या घट रहा है, तो हम कहेंगे इस देश में टैक्स सिस्टम के अंतर्गत बॉयंसी की कमी है, उत्प्लवता की कमी। फिर से ध्यान दें, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कहा कि अगर किसी देश में टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स बेस की परिभाषा ध्यान रखें पहले दिमाग में क्लियर, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो कर संग्रह बढ़े, अगर बढ़ जाए तो हम कहेंगे बॉयंसी विद्यमान है, उत्प्लवता है। लेकिन अगर टैक्स बेस बढ़ रहा है और कर संग्रह नहीं बढ़ रहा तो हम कहेंगे इस देश के टैक्स सिस्टम में बॉयंसी की कमी है, उत्प्लवता की कमी है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि टैक्स बेस बढ़े और टैक्स कलेक्शन ना बढ़े? अभी बताता हूं। अब तक आपको मैंने बताया था टैक्स बेस की परिभाषा की कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, लेकिन थोड़ा सा व्यापक
शब्दों में बात करें तो सोचें कि क्या केवल व्यक्ति ही टैक्स अदा करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कृत्रिम व्यक्ति भी, वो भी बात ठीक है। इस पेन ने भी तो टैक्स अदा किया है, यानी ये क्या है? वस्तु। आपने जो फीस दी है उसमें भी तो आपने टैक्स अदा किया है, यानी सेवा। तो व्यक्ति के अलावा वस्तुओं और सेवाओं पर भी तो टैक्स लगता है, जीएसटी। तो वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगने का मतलब मैं उसको व्यापक शब्द बोलूंगा जीडीपी। अब देखिए, जीडीपी आप पढ़ चुके हैं तभी समझ में आएगा। जीडीपी की परिभाषा याद दिलाता हूं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घरेलू सीमा में उत्पादन हो रहा है, डी फॉर डोमेस्टिक। अगर मैं शब्द बोलूं कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का क्या मतलब है हम इधर लिख के रख लेते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यही तो मतलब है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी ध्यान होगी आपको। तो अगर जीडीपी बढ़ी, जीडीपी बढ़ रही है, कब बढ़ती है? जब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका दूसरा मतलब ये भी तो है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब मैं कह सकता हूं टैक्स बेस बढ़ रहा है। भाई प्रोडक्शन बढ़ा ना, तो पहले अगर देश में 100 वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता था तो टैक्स बेस 100 था। अब अगर 100 की बजाय 120 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि टैक्स बेस बढ़ गया। क्लियर हो रहा है? टैक्स बेस, क्योंकि अब उस 20 वस्तु जो आई, नई वस्तु, उन पर भी तो टैक्स मिलेगा, वो भी तो बेस है टैक्स का। तो टैक्स बेस बढ़ गया। कब बढ़ा? जब जीडीपी बढ़ी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़े, अगर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाए, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, तो हम बोलेंगे इस व्यवस्था में, टैक्स व्यवस्था में बॉयंसी विद्यमान है। लेकिन जीडीपी बढ़ रही है परंतु सरकार का टैक्स कलेक्शन या तो स्थिर है या घट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉयंसी की कमी, उपलब्धता की कमी। अब आते हैं कारण पर। आप सोच रहे हैं जो सर कारण तो बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है। मेरे चाहता मैं ये था कि आप ही लोग सोचें कारण, कुछ लोगों ने हो सकता है सोच लिया हो। पहले 100 वस्तुओं का उत्पादन होता था और टैक्स मिल रहा था सरकार को कुछ कलेक्शन। उत्पादन बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया लेकिन कलेक्शन नहीं बढ़ा, तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि जो अन्य जो 20 नई वस्तुएं या सेवाएं बनी, इनके निर्माता ने टैक्स अदा नहीं किया, अर्थात कर अपवंचन हो रहा है, कर की चोरी हो रही है। वो मैन्युफैक्चरर 100 वस्तुएं उत्पादन करता था, उनका टैक्स दे देता था, उसने 20 नई वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया तो सरकार ने काउंट किया, देखो जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन टैक्स कलेक्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो जितनी नई वस्तु उसने बनाई उस पर टैक्स नहीं दिया, वो कर की चोरी करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर पूरा अब एक साथ बोलता हूँ, देखें आप औपचारिक भाषा भी जरूर समझिए क्योंकि एग्जाम में वही आती है। टैक्स बॉयंसी किसे क्या कहेंगे? जब टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़े। अगर टैक्स बेस बढ़ रहा है और टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा तो हम कहेंगे बॉयंसी की कमी है। बॉयंसी की कमी का सबसे बड़ा कारण होता है कर अपवंचन या कर की चोरी, टैक्स इवेजन। क्लियर? अगर हम कर अपवंचन को कम कर लें, नियंत्रित कर लें, देखिएगा, अगर हम कर की चोरी पर नियंत्रण कर लें तो हम कर उत्प्लवता को बढ़ा सकते हैं। और कर उत्प्लवता बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, कर अपवंचन कैसे कम करें? तो कर अपवंचन कम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। कौन आदमी कर की चोरी कर रहा है, कैसे उसको पकड़ा जा सकता है, कैसे ट्रेस किया जा सकता है। और जीएसटी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित टैक्स है, पूरा टेक्नोलॉजी पर काम करता है, वो पेपरलेस है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा, मैं लिंकिंग कर रहा हूँ। जीएसटी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने से क्या कर सकते हैं हम? कर की चोरी को नियंत्रित कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। कर की चोरी कम हो जाएगी तो कर उत्प्लवता बढ़ जाएगी। इसीलिए जीएसटी के आर्टिकल में टैक्स बॉयंसी लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में काम आने वाली बात है, और खासकर प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा। मेंस में तो सीधा आपको टैक्स बॉयंसी शब्द का प्रयोग करना है। तो टैक्स बॉयंसी बढ़ाने के लिए टैक्स इवेजन पर नियंत्रण जरूरी है। टैक्स इवेजन पर नियंत्रण करने के लिए आईटी आधारित आधारभूत संरचना की आवश्यकता है।
और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ना केवल अपनी टैक्स व्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि हुआ करेगी। और टैक्स कलेक्शन बढ़ना ही चाहिए, ये सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है। गौर करेंगे सब लोग, मैंने टैक्स रेट की बात नहीं करी, टैक्स कलेक्शन की बात करी। टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए। और ये मत सोचिए कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए सर टैक्स रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, पहले 100 वस्तु का उत्पादन होता था, अब 120 का कर दीजिए, कलेक्शन बढ़ सकता है, संभावना है, अगर टैक्स इवेजन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो ये अच्छी कर व्यवस्था की विशेषता हम बात कर रहे थे। किसी देश की कर व्यवस्था को अच्छा तब कहा जाएगा जब उस देश में टैक्स बॉयंसी विद्यमान हो, तो उसे अच्छी व्यवस्था कहा जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ऐसी एक और शब्दावली है, उसे बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी हिंदी में कर की लोच, या दूसरा शब्द बोल देंगे लोचदार कर व्यवस्था। अब समझ लेते हैं लोचदार कर व्यवस्था क्या है। अभी हम बोल रहे थे कि टैक्स बेस बढ़ जाए तो उससे टैक्स संग्रह बढ़े, टैक्स संग्रह बढ़ जाए, हम कह रहे थे कर उपलब्धता विद्यमान। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, ध्यान देते हैं, अब बेस नहीं बोल रहा हूं, बेस वाला तो जो मैंने लिखा है ये तो मैंने लिखा कर उपलब्धता के लिए जो हम पढ़ चुके। अब दूसरा हिस्सा, अगर टैक्स की रेट बढ़ जाए और टैक्स रेट बढ़ने से भी टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए तो हम कहेंगे टैक्स इलास्टिसिटी विद्यमान है। टैक्स बेस के अलावा अन्य तरीकों के द्वारा यदि टैक्स संग्रह बढ़ा लिया जाए तो हम कहेंगे उस देश की कर व्यवस्था में लोच विद्यमान है। समझ नहीं आया अभी, है ना, कोई बात नहीं, ये है ही ऐसा टॉपिक, और मुझे पता होता है ये कब आपको समझ नहीं आया, एग्जाम्पल्स के साथ सब समझ में आ जाता है। टैक्स रेट बढ़े तो टैक्स संग्रह बढ़ जाए, हम कहेंगे कर की लोच विद्यमान है। देखें, इसके लिए हम पहले एक चीज और समझ लेते हैं। एक वक्र होता है, इसको समझने के लिए एक और चीज समझते हैं साथ साथ। एक वक्र है जिसे नाम दिया गया लाफर वक्र। लॉफर नहीं लिखा भाई, लाफर लिखा है ना। लाफर वक्र ये कहता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता जाएगा। टैक्स रेट बढ़ रही है, सरकार का टैक्स संग्रह कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन लाफर वक्र कहता है कि लिमिट तक तो ये होगा कि टैक्स रेट बढ़ती गई थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ता गया था। एक लिमिट के बाद भी अगर आप टैक्स रेट को आगे बढ़ाओगे तो फिर टैक्स कलेक्शन घटना शुरू कर देगा। समझ रहे? 5% जब टैक्स रेट थी तो टैक्स का कलेक्शन, जब टैक्स रेट को 10% कर दिया तो टैक्स का कलेक्शन, टैक्स रेट को 15% कर दिया तो कलेक्शन, ऐसे 20%। और अगर एक लिमिट कोई भी हो सकती है, और हर देश के लिए अलग अलग लिमिट हो सकती है, मान लेते हैं 30%, मान लिया मैं, ध्यान रखें नंबर, अभी मैं इंडियन टैक्स सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ। 30% पर टैक्स का कलेक्शन ये टॉप लेवल पर पहुंच गया। अब इससे ज्यादा भी टैक्स रेट बढ़ाओगे तो टैक्स पेयर यानी करदाता, उसको लगेगा मेरे ऊपर कर का बोझ बढ़ रहा है, मैं इतना कर नहीं देता। देखेंगे सरकार क्या करती है। अब वो रिस्क लेना शुरू कर देगा, कर की चोरी करने का प्रयास करेगा, कर अपवंचन करेगा। और अगर टैक्स रेट बढ़ाते जाओगे कर अपवंचन और बढ़ता जाएगा। और कर अपवंचन यानी वह मनी जिस पर टैक्स अदा नहीं किया गया है, तो दूसरे शब्दों में ब्लैक मनी की मात्रा बढ़ती जाएगी, काला धन। लाफर वक्र कहता है कि एक निश्चित टैक्स रेट तक टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, उससे अधिक टैक्स रेट करने पर
कर अपवंचन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण कर संग्रह घटने लग जाता है, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा बढ़ जाती है। तो लाफर कर्व ये कहना चाह रहा है कि एक निश्चित दर से ज्यादा टैक्स रेट नहीं बढ़ानी चाहिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाए कि भारत में 30% से ज्यादा टैक्स रेट क्यों नहीं है, तो उसका कारण लाफर वक्र में था। वो भारत क्या, किसी भी देश में एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखें, अगर टैक्स रेट को 100% कर दे तो मतलब जितना कमाते हैं सब टैक्स दे दो, और अगर सारा टैक्स दे देंगे तो हम फिर जाएंगे कहाँ ना, समझ रहे हैं? तो जितना कमाएंगे अगर सारा टैक्स देना पड़ जाए फिर हम कमाएंगे ही नहीं, अर्निंग का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होगा तो सरकार का कलेक्शन जीरो हो जाएगा। टैक्स रेट 100% कर दोगे, कलेक्शन जीरो आ जाएगा, मैथमेटिक्स। तो लाफर कर्व के अनुसार टैक्स रेट एक लिमिट तक ही होना चाहिए, इसीलिए भारत में हो या किसी भी देश में एक लिमिट से ज्यादा टैक्स रेट नहीं बढ़ानी चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहते हैं। अब इस लाफर कर्व की बात को ध्यान में रखें और हम टैक्स इलास्टिसिटी जो समझ रहे थे उसको समझें। टैक्स इलास्टिसिटी कहती है कि टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स संग्रह बढ़ जाए तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी विद्यमान है। इलास्टिसिटी का अगर सामान्य अर्थ बोले ना तो होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लोचदार हिंदी वर्ड है। मान लेते हैं, एग्जांपल दीजिएगा, ध्यान से सुने। मान लेते हैं भारत में टैक्स रेट 10% है और सरकार का टैक्स कलेक्शन हो रहा था 1000 करोड़ का। हमने टैक्स रेट को 12% कर दिया सरकार ने, और अगर अभी भी टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, मान लेते हैं अब 1100 करोड़ हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब ये मैथ मत लगाइए सब 2% बढ़ाया तो इधर भी 2% बढ़ाना है, नहीं, ये हम रफली नंबर पे चल रहे हैं। 1100 करोड़ हो गया, बढ़ गया। सामान्य परिस्थितियां क्या कहती हैं कि लोग, नागरिक टैक्स रेट बढ़ने का विरोध करेंगे कि नहीं? आप अपने बारे में सोचें, टैक्स रेट बढ़ाने का विरोध जरूर करेंगे क्योंकि हमारी जेब से जाता है वो। लेकिन इस देश में जो मैंने ये एग्जांपल बनाया कि पहले टैक्स रेट 10% थी, अब 12 कर दिया, फिर भी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इस देश में सरकार ने टैक्स सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन की हुई है। सरकार चाहे तो कभी टैक्स रेट बढ़ा भी लेती है, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, घटता नहीं। जबकि लाफर कर्व क्या कहता है कि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे तो घटने लग जाएगा। साइंस वाले सब लोग ध्यान से सुने, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वैसे तो सब ने साइंस पढ़ी, 10वीं क्लास तक की साइंस की बात कर रहा हूँ, आगे तो मुझे भी नहीं आती। इलास्टिसिटी आपने पढ़ी होगी, है ना, प्रत्यास्थता। और जिन्होंने फिर आगे साइंस पढ़ी उन्होंने तो यंग मॉड्यूलस भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। इलास्टिसिटी कहती है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी है, एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की। रबड़ को आपने खींचा, उसकी एक लिमिट है, वहां तक तो वो चलेगा, वापस भी आ जाएगा। उसके बाद वो लिमिट अगर क्रॉस कर जाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक लिमिट तक तो टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं, और वहां तक टैक्स रेट अगर उस लिमिट तक बढ़ाओगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। रबड़ की एक लिमिट थी, आप उसका दायरा बढ़ा सकते हैं, उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे यहां पर है, टैक्स इलास्टिसिटी कहता है कि एक लिमिट तक हम टैक्स रेट को बढ़ा सकते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब जरा इसको दूसरे शब्दों में बोलें, और मैं बोल रहा हूं, आप बताइएगा समझ आया कि नहीं, कि किसी देश की टैक्स व्यवस्था में इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए या नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी के गुण से सरकार के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के दो विकल्प मिलेंगे। देखिए, सरकार को मान लो टैक्स कलेक्शन बढ़वाना है, क्या करें? एक तरीका टैक्स बेस बढ़वा दो, यानी जीडीपी बढ़ जाए तो संभावना है टैक्स कर संग्रह बढ़ सकती है। दूसरा ऑप्शन सरकार के पास ये भी है कि टैक्स रेट को बढ़ा के भी वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन तभी है जब उस देश में टैक्स सिस्टम के अंतर्गत इलास्टिसिटी का गुण विद्यमान हो। अगर उस देश में ये वाला गुण विद्यमान नहीं है तो टैक्स रेट को थोड़ा सा बढ़ाते ही कलेक्शन घट जाएगा।
तो फिर उस देश में एक ही विकल्प है टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का, और वो है जीडीपी यानी टैक्स बेस बढ़ाइए। क्लियर हुआ? कर संग्रह बढ़ाने के मुख्यतः दो विकल्प, एक टैक्स बेस यानी कर अदा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जीडीपी, ये सब टैक्स बेस। दूसरा टैक्स रेट। टैक्स रेट बढ़ा करके टैक्स संग्रह बढ़ा पा रहे हैं, मतलब इलास्टिसिटी है आपके नागरिकों के मध्य, सरकार के पास सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर दूसरा वाला गुण ना हो तो एक ही विकल्प बचता है, और अगर ये दोनों हो तो हम कहेंगे टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, सरकार के पास ऑप्शन है। अगर कभी मंदी आ जाए, जैसे अभी इस कोविड के समय देखिए जीडीपी घट रही है, जीडीपी घट रही हो तो सरकार का कर संग्रह घटेगा, निश्चित है। लेकिन अभी भी कर संग्रह बढ़ा सकते हैं, कैसे? टैक्स रेट बढ़ा करके। ये तब संभव है जब देश में टैक्स इलास्टिसिटी विद्यमान है। लेकिन हमने पहले से ही अपर लिमिट पे टैक्स लगाया हुआ, अपर लिमिट समझ रहे हैं, जैसे भारत में 30% है, तो 30% तक हमने टैक्स पहले ही लगा रखा है। अब हमारे पास इलास्टिसिटी का ऑप्शन नहीं है। अब 30 से अगर 31 करेंगे तो नागरिक तुरंत उसका विरोध करेंगे, आंदोलन वगैरह शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अगर ऐसा कहा जाए कि एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं, उन चारों का पालन किया जाना चाहिए। उसके अलावा कर उत्प्लवता और कर को लोचदार बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों अपने आप में एक शब्दावली भी है, और ये दोनों अच्छी कर व्यवस्थाओं की विशेषताएं भी हैं। हम जो पढ़ रहे थे अभी देखें, कराधान के सिद्धांत हमने पढ़े थे, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधाजनक सिद्धांत, मितव्ययता, लोचदार कर व्यवस्था, उत्प्लवता, समता का सिद्धांत। उत्पादकता का भी सिद्धांत ऐसा ही है कि कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादन को बढ़ावा दे, वो आसान है। अब हमें समझना है कि कराधान की प्रणालियां कौन कौन सी हैं, टैक्स सिस्टम कितने प्रकार का होता है, उसको जरा देख लेते हैं। टैक्स सिस्टम कितने प्रकार का? मूलतः टैक्स सिस्टम 3 प्रकार का होता है। टैक्सेशन जिसको हम बोले, कराधान 3 प्रकार का मूलतः। पहला बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हिंदी में प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहता है कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, नागरिकों की, तो सरकार टैक्स रेट बढ़ा देगी। अगर किसी देश में नागरिकों की इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट को भी बढ़ा दिया जाए तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है प्रतिगामी कर प्रणाली, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि जैसे जैसे नागरिकों की इनकम बढ़ेगी, सरकार टैक्स रेट को घटाती जाएगी। ठीक, अभी मैं और समझाऊंगा, पहले आसान भाषा में पहले एक बार तीनों को सुन ले। तीसरा है आनुपातिक टैक्सेशन, आनुपातिक कराधान प्रणाली। लोगों की इनकम बढ़ने के बाद भी सरकार टैक्स रेट को स्थिर रखेगी, चेंज नहीं करती। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रही है। मतलब आज इनकम एक्स अमाउंट है तो टैक्स 5% है, इनकम 2x हो गई तो सरकार ने उसको 7% कर दिया, बढ़ती जा रही है इनकम के साथ साथ। इसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट कम हो रही है। तो पहले आप इन दोनों बातों को एनालिसिस करें, इन दोनों का। कौन सी कर प्रणाली ऐसी होगी जिसके अंतर्गत गरीबों पर कर का बोझ ज्यादा होगा? फिर से समझे, जैसे जैसे इंसान अमीर बन रहा है, इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे उसका जीवन स्तर उच्च हो रहा है, सरकार टैक्स रेट बढ़ा रही है। तो आप बताएं, अदा भी तो कर पाएगा ना टैक्स, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है। वो अमीर होता जा रहा है तो सरकार टैक्स मांग रही है, वो अदा कर पाएगा। इधर वो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसकी, तो टैक्स रेट कम हो रही है, यानी जैसे जैसे वो अमीर बन रहा है उस पर कर का बोझ कम किया जा रहा है। तो फिर कर का बोझ ज्यादा किस पर बचा?
गरीबों पर। प्रतिगामी कर प्रणाली के अंतर्गत कर का बोझ गरीबों पर ज्यादा होता है। जब वो व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा था, इसमें बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, तो उससे सरकार ने कहा तुम 30% टैक्स दो, और जब वो 2 करोड़ कमाने लग गया तो सरकार ने कहा तुम 5% टैक्स दो। तो गरीब था तो बोझ ज्यादा कर का, अमीर है तो कर का बोझ कम हो गया। ये कौन सी व्यवस्था है? प्रतिगामी कर प्रणाली। इंडिया में अभी मैंने आपको इंडियन टैक्स सिस्टम पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सब लोग समझ जाएंगे। 0 से 5 लाख 0%, ऐसा कुछ सुना होगा ना आपने। मैं करंट नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। करंट में क्या चल रहा है वो बाद में बात करेंगे। 5 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 20 लाख कमाते हैं तो 20%, ऐसे कुछ आते हैं नंबर। कौन सा सिस्टम चल रहा है? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कर प्रणाली। जैसे जैसे इनकम का दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार टैक्स रेट बढ़ाती जा रही है। प्रगतिशील कर प्रणाली। क्लियर हुआ? लेकिन एक मन में क्वेश्चन आता है, फिर ऐसा चलता रहेगा तो 20 लाख से 30 लाख या 20 लाख से 50 लाख तो 40, 50, 60, 100% हो जाएगा? होगा कभी 100%? नहीं। क्यों? क्योंकि लाफर कर्व मना करता है। लाफर कर्व कहता है कि लिमिट से ज्यादा टैक्स रेट को बढ़ाने का संभावना ही नहीं है, करोगे तो फिर कर अपवंचन और ब्लैक मनी बढ़ जाएगा। तो एक कारण मिल गया कि भारत में टैक्स रेट 30% या एक लगभग 30 के बाद थोड़ा सरचार्ज लगता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ऐसा क्यों इसको लिमिट रखा गया, 100% तक क्यों नहीं ले गया? कारण क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिगामी कर प्रणाली। तो प्रतिगामी कर प्रणाली से इसका कोई लाभ भी है क्या? बिल्कुल है। प्रतिगामी कर प्रणाली लोगों को अमीर बनने के लिए मोटिवेट करती है। लोगों को कहती है कि आप गरीब रहोगे ज्यादा टैक्स दो, अमीर बनोगे कम टैक्स दो, अमीर बनो। तो ये एक अलग तरीके का मोटिवेशन है, समझ रहे? प्रतिगामी कर प्रणाली का प्रयोग या प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग डायरेक्टली नहीं किया जा रहा, दोनों का प्रयोग मिक्स करके करते हैं इसके साथ। आनुपातिक कर प्रणाली क्या कह रही थी कि इनकम बढ़ेगी लेकिन टैक्स सिस्टम, टैक्स जो रेट है वो स्थिर रहे। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने जो इंडिया वाली बात करी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रही है भारत में, 0 से 5, 5 से 10 अभी जो बताया था, लेकिन 30% के बाद उसे कांस्टेंट कर दिया गया। तो भारतीय कर व्यवस्था में अगर बोलें तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट, यानी हिंदी में प्रगतिशील और आनुपातिक कर व्यवस्था का मिश्रण प्रयोग किया गया है, जिसे अधोगामी कर प्रणाली कहते हैं। पहले प्रोग्रेसिव है, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ रही है, क्लियर? लेकिन एक लिमिट के बाद टैक्स रेट कांस्टेंट है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए। जैसे एग्जांपल 30% है तो उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, उसे हम अधोगामी कर प्रणाली कहते हैं। क्लियर हुआ आंसर? तो 3 प्रकार की कर व्यवस्थाएं थी, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, प्रगतिगामी और अनुपातिक कर प्रणाली। और इंडिया में प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण यूज हो जाता है, जिसे अधोगामी नाम दे देते हैं। तीसरा चौथा नाम बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर प्रतिगामी कर प्रणाली किस देश में है? तो प्रतिगामी कर प्रणाली भारत में ही है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर। एक पार्ले जी का पैकेट मान लेते 5 रुपए का आता है और उस पर 50 पैसे टैक्स लगा, तो आप खरीदेंगे तो भी 50 पैसे टैक्स देंगे, मैं खरीदूंगा तो भी 50 पैसे टैक्स देंगे, और मुकेश अंबानी खरीदे तो भी 50 पैसे टैक्स होगा। यानी जो बहुत गरीब व्यक्ति खरीदेगा उस पर कर का बोझ वो 50 पैसे ज्यादा लगेगा उसको। वो कहेगा 5 रुपए पे बिस्किट में 10% टैक्स ले लिया मुझसे, बहुत टैक्स ले लिया, ज्यादा है। हम और आप खरीदेंगे, शायद हम ध्यान ना दें कितना टैक्स है, और अगर बहुत अमीर आदमी कोई खरीद रहा है उसको तो ये भी नहीं पता होगा बिस्किट का पैकेट है कितने का। इसका मतलब प्रतिगामी एक प्रभाव होता है, प्रतिगामी प्रभाव, ये व्यापक शब्द ध्यान रखिएगा, सब्सिडी वाले टॉपिक में फिर यूज होता है एग्रीकल्चर में। प्रतिगामी प्रभाव कब बोला जाता है? जब गरीबों पर व्यवस्था का विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाए तो उसे प्रतिगामी प्रभाव कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है उसका गरीबों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनको ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है, तो उसे प्रतिगामी प्रभाव का नाम दिया जाता है। भारत में आयकर में, इनकम टैक्स में प्रगतिशील कर प्रणाली है,
वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित बात करें तो प्रतिगामी प्रभाव नजर आता है। और इंडिया में जो आयकर की बात हो रही थी, प्रगतिशील को अनुपाति के साथ मिक्सचर यूज किया गया, जिसका नाम था अधोगामी कर प्रणाली। तो ये जो नाम थे, प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक और चौथा अवक्रमिक कहिए, अधोगामी कहिए, इंग्लिश में डिग्रेसिव बोलते हैं, डिग्रेसिव टैक्सेशन। और मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि कराधान की प्रणाली के गुण क्या होते हैं। ये तो 3 प्रकार थे। गुण क्या होते हैं? एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत, और उसके अलावा कर उपलब्धता और कर की लोच अगर उस टैक्स सिस्टम में है तो वो उस टैक्स सिस्टम को अच्छा, बेहतर बनाती है। लास्ट क्लास में हम लोग टैक्स सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये देख लिया था कि टैक्स सिस्टम से रिलेटेड बेसिक शब्दावली कौन कौन सी काम आती है। जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, और अगर टैक्स क्यों लगाया जाता है इसका आंसर याद हो तो 2 उद्देश्य मुख्य रूप से थे। एक, आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम करना, और दूसरा, उपभोग के स्तर पर सेवाओं का पुनर्वितरण करना। फिर हमने पढ़े थे टैक्स से संबंधित सिद्धांत, एडम स्मिथ के दिए हुए 4 सिद्धांत। उसके अलावा अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं में हमने 2 शब्दावली जान ली थी, एक कर उपलब्धता, टैक्स बॉयंसी, और दूसरा टैक्स इलास्टिसिटी यानी कर की लोच। दोनों मुख्य शब्दावली ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काम आ सकती हैं। अब हमें जानना है कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि टैक्सेशन यानी कर प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अनुपातिक। यद्यपि भारत में प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली का प्रयोग प्रत्यक्ष करों में किया जाता है। अब टैक्स के प्रकार आज हम समझेंगे। देखिए, टैक्स के प्रकार को डिवाइड करने के लिए 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक, कर के प्रभाव के आधार पर कि कर का प्रभाव किस व्यक्ति पर हो रहा है, और दूसरा, कर अधिरोपित करने के तरीके के आधार पर। टैक्स जब इम्पोज किया जाता है तो उस आधार पर टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं विशिष्ट कर, दूसरा मूल्य अनुसार कर। और जो कर अधिरोपित करने के बाद जो कर का प्रभाव सृजित होगा उसके अनुसार कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। हम सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर क्या है, फिर इनकी बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो इसको तब शुरू करा जाएगा। विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर को देख लेते हैं। विशिष्ट कर किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी के आधार पर लगाया जाता है। जैसे 1 मीटर कपड़ा खरीदा तो x रुपए टैक्स लगेगा। अब आप 10 मीटर खरीदेंगे तो 10x हो जाएगा वो। यानी वस्तु की मात्रा के अनुसार डिसाइड हो रहा है कि टैक्स कितना रहेगा। उस वस्तु का मूल्य, वो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है या 1 करोड़ रुपए का है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उसकी मात्रा, उसकी इकाई या परिमाण के आधार पर टैक्स लगाया जाए तो हम टैक्स लगाने के इस तरीके के आधार पर बोलेंगे कि ये विशिष्ट कर है। ध्यान देंगे, विशिष्ट कर टैक्स का प्रकार नहीं है। मेरी बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको शब्दों में। यहाँ पर लिखा हुआ सर कर के प्रकार हैं। विशिष्ट कर, कर लगाने के, कर अधिरोपित करने के आधार पर एक प्रकार है, ये टैक्स का नाम नहीं है ना। जैसे आप लोगों ने जो नाम सुने हुए, जैसे इनकम टैक्स आप सबने नाम सुना हुआ होगा, तो इनकम टैक्स एक टैक्स का नाम है, वो टैक्स लगाने का प्रकार नहीं है, वो एक नाम है टैक्स का। यहाँ हम पढ़ रहे प्रकार कौन कौन से हैं। तो कर अधिरोपित करने के आधार पर एक प्रकार होता है विशिष्ट कर, जिसे वस्तु की मात्रा, इकाई या परिमाण के आधार पर अधिरोपित किया जाता है। अभी थोड़ी देर में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन हो भी रहा होगा तो। दूसरा है मूल्यानुसार कर। मूल्यानुसार कर को एक शब्द और यूज किया जाता है, एड वैलोरम। ये शब्द ज्यादा पॉपुलर है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, एड वैलोरम। जब किसी वस्तु के मूल्य के अनुसार कर लगाया जाए तब हम उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। यानी कर लगाने का जो आधार है वो उस वस्तु की वैल्यू हो, अमाउंट हो। एग्जाम्पल के लेते हैं, जैसे गोल्ड है। गोल्ड मान लीजिए 3000 रुपये का 1 ग्राम है, एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। 3000 रुपये पर ग्राम गोल्ड का रेट चल रहा है। सरकार ने कहा कि हम 2% टैक्स लेंगे, तो 2% लिया जा रहा है किसका? 3000 रुपये का, यानी इस अमाउंट का 2% निकाला जाएगा। अगर मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है तो सरकार को मिलने वाला राजस्व भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सरकार ने जो टैक्स लगाया वो टैक्स मूल्यानुसार कर था, वो एड वैलोरम था। उसकी कैलकुलेशन उस वस्तु के मूल्य पर की जा रही है, ना कि वस्तु की मात्रा पर। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम गोल्ड पर इतना कर है, हम उसके अमाउंट पर कर लगा रहे हैं। अगर हम उसकी मात्रा पर कर लगाते या परिमाण पर कर लगाते तो उसे विशिष्ट कर कहते।
क्लियर हुआ? मैं फिर से जो बात कह रहा था उसको एक बार रिपीट करता हूँ कि अब हमने जो इस 3,000 रुपये पर कैलकुलेट किया उसका टाइप क्या हुआ? मूल्य अनुसार कर। टैक्स कौन सा लगाया? मान लेता हूं मैंने यहाँ पे टैक्स लगाया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कस्टम ड्यूटी होता क्या है। अगर हमने टैक्स कस्टम ड्यूटी लगाया कि कस्टम ड्यूटी 2% लगेगा, तो 2% अगर वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाए तो हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी को एड वैलोरम के तरीके से लगाया गया। और अगर 2% उसके मात्रा पर कैलकुलेट किया जाए तो हम कहेंगे कस्टम ड्यूटी को विशिष्ट कर के रूप में लगाया गया। तो ध्यान देंगे, टैक्स का नाम कस्टम ड्यूटी है, लेकिन टैक्स लगाने के आधार पर उसका प्रकार डिवाइड होता है, एक विशिष्ट कर, दूसरा मूल्यानुसार कर। क्लियर हुआ? तो मूल्यानुसार कर और विशिष्ट कर, कर अधिरोपित करने के आधार पर दो प्रकार होते हैं। ये खुद कोई कर नहीं है। लैंग्वेज क्लियर है? जैसे इनकम टैक्स एक कर है, कस्टम ड्यूटी एक कर है, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है, लेकिन ये कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स लगाने के आधार पर प्रकार डिवाइड किए गए हैं। क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, ऑफलाइन क्लास में तो समझ में आता ही है, मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको उतने ही अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनें इन बातों को। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा। एक बात मैं और बता देता हूँ, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे वैट, और वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल्य वर्धित कर। तो मूल्य वर्धित कर और मूल्यानुसार कर दोनों अलग अलग हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मैं वैट को डिटेल से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर भी हो जाएगा, परंतु नाम में भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। मूल्य अनुसार कर शब्द को तोड़ दें, मूल्य के अनुसार लगाया जाने वाला कर। कर कोई भी हो सकता है, परंतु लगाएंगे उसको मूल्य के अनुसार। विशिष्ट कर, जब वस्तु की मात्रा या परिमाण के आधार पर लगाया जाए तो उसका नाम विशिष्ट कर हो जाता है। अब हम शब्द समझते हैं, ये कर के प्रभाव के आधार पर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। ये देखें, विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर जो मैंने अभी बताया उसको भी एक बार यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं कि वे कर जिन्हें वस्तुओं की इकाई, मात्रा, परिमाण के आधार पर अधिरोपित किया जाता है, विशिष्ट कर कहलाते हैं, और वस्तु के मूल्य के रूप में अधिरोपित किया जाता है, मूल्यानुसार कर कहलाते हैं। मूल्यानुसार कर का प्रयोग सामान्यतः आयात निर्यात के लिए किया जाता है, और इधर परिवहन के साधनों पर लगाया जाने वाला कर वो एक परिवहन कर है, लेकिन वो विशिष्ट कर के रूप में लगाया जाता है। हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। ध्यान देंगे, अभी हम लोग इंडियन टैक्स सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने अभी भी भारतीय कर व्यवस्था को शुरू नहीं किया है, अभी भी हम टैक्स सिस्टम की कुछ बेसिक बातें ही क्लियर कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नाम से बहुत कुछ वैसे तो क्लियर होता है। यदि सरकार ने किसी व्यक्ति से कर मांगा, सरकार ने किसी व्यक्ति के ऊपर कर अधिरोपित किया और वो व्यक्ति खुद ही कर अदा करे, वो किसी और पर ट्रांसफर ना कर सके, उसको ट्रांसफर करने का अधिकार ही नहीं दिया गया, जिस व्यक्ति पर कर अधिरोपित किया गया है वही अगर व्यक्ति कर अदा कर रहा है तो ये कैसा टैक्स हुआ? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। लेकिन उस व्यक्ति ने इस टैक्स को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और बोला कि मेरी जगह ये कर अदा करेगा। सरकार ने टैक्स मांगा ए नाम के व्यक्ति से, ए ने खुद टैक्स अदा ना करके बी के ऊपर उसे ट्रांसफर कर दिया और बी अदा करेगा टैक्स को, बी ए को दे देगा टैक्स और ए बाद में उस टैक्स को सरकार को दे दे, तो ऐसा टैक्स कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में हम देखेंगे, अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का यानी कर वसूलने वाली संस्था का कर अदा करने वाले व्यक्ति से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बी ने ए को पेमेंट किया, ए ने सरकार को पेमेंट किया, लेकिन फाइनली किसकी पॉकेट से जा रहा है? बी की पॉकेट से। तो ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलना चाहें तो टेक्निकल शब्द थोड़ा यहाँ मुश्किल है। डायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। थोड़े मुश्किल शब्द हिंदी में ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात अलग अलग इकाई पर होते हैं,
ये यहाँ पर समझने वाली बात होगी। अब आपके मन में आएंगे सर ये कराघात करापात क्या है, तो वो मैं अभी समझाता हूँ। पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि जैसे एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं हम लोग, इनकम टैक्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज सचिन तेंदुलकर, सरकार ने सचिन से कहा कि आप इनकम पर टैक्स अदा करो, तो सचिन की इनकम है तो सचिन ही टैक्स पे करेगा, कोई दूसरा खिलाड़ी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी दूसरे खिलाड़ी पर कि आप टैक्स पे कर दो। तो सचिन की इनकम पर टैक्स मांगा गया है और सचिन ही पे कर रहा है, इसका मतलब इनकम टैक्स कैसा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। उसके अलावा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर्विस टैक्स, आप सब लोगों ने सुना होगा, हालांकि अब तो सर्विस टैक्स जीएसटी में सम्मिलित हो गया है। सर्विस टैक्स, जैसे आपने डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगाया है तो गवर्नमेंट ने डोमिनोज कंपनी से कहा कि आप हमें टैक्स दो, सर्विस टैक्स। डोमिनोज ने वो सर्विस टैक्स का अमाउंट बिल में ऐड करके कस्टमर के पास भेज दिया और कस्टमर फिर उस सर्विस टैक्स को अदा करता है। कस्टमर देता है पहले उस कंपनी को, कंपनी अदा करती है सरकार को। तो सर्विस टैक्स कैसा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कर वसूलने वाली संस्था और कर अदा करने वाला अंतिम व्यक्ति दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में दोनों का डायरेक्टली कांटेक्ट है, उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। तो जो भाषा बनती है कि कराघात और करापात, अगर दोनों एक ही इकाई पर हों तो डायरेक्ट टैक्स, और कराघात और करापात अलग अलग इकाई पर हों तो नाम इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी एक शब्दावली हो जाती है कि कराघात और करापात क्या है। देखिए कराघात और करापात को भी समझ लेते हैं। कराघात को इंग्लिश में हम बोल रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट, और करापात के लिए इंग्लिश वर्ड है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब सरकार ने इस व्यक्ति से कर अधिरोपित उस व्यक्ति पर किया तो हम बोलेंगे ये इम्पैक्ट है। यहाँ पर इंग्लिश के शब्दों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपके दिमाग में इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है। सरकार जिस व्यक्ति पर प्रथम दृष्टिकोण से कर अधिरोपित करती है तो उस घटना को हम इम्पैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किस पर हो रहा है, इस व्यक्ति पर, और डायरेक्ट टैक्स में पे भी यही व्यक्ति कर रहा था, हम कहेंगे इंसिडेंस भी इसी पर हुआ। इम्पैक्ट मतलब जिस पर प्रथम दृष्टया भार पड़े कर का, और इंसिडेंस का मतलब है कर का अंतिम भार कौन अदा कर रहा है। जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स में देखें, इनडायरेक्ट टैक्स में कर का अंतिम भार ये बी नाम का व्यक्ति अदा कर रहा है, तो यहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ हुआ था, ए नाम के व्यक्ति पर, जिस पर सरकार ने फर्स्ट टाइम टैक्स अधिरोपित किया। तो दोबारा परिभाषा सुने एक बार, डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर है। इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग इकाइयों पर होते हैं। इंसिडेंस या हिंदी में करापात कर के अंतिम भार को दर्शाता है, वह व्यक्ति जो कर का अंतिम भार वहन करता है। अंतिम भार वहन करने का मतलब समझ रहे हैं, जिसकी पॉकेट से अमाउंट जा रहा है, तो वहां पर हम बोलते हैं इंसिडेंस हो रहा है। अगर आप इंग्लिश के शाब्दिक अर्थ से चलेंगे तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो, आपके दिमाग में आएगा इम्पैक्ट तो सर प्रभाव होता है, तो प्रभाव तो इस पर पड़ रहा है, ऐसे नहीं। आप इसको शाब्दिक अर्थ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स में एक ही व्यक्ति पर और उसी व्यक्ति पर इंसिडेंस भी है। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले इम्पैक्ट ए नाम के व्यक्ति पर और इंसिडेंस दूसरे व्यक्ति पर हो रहा है। तो अगर हम परिभाषा बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस कराघात और करापात एक ही इकाई पर, और इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात अलग अलग इकाइयों पर होता है। ये हुई परिभाषा। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इनके गुण और दोष भी हैं। डायरेक्ट टैक्स के गुण और दोष, जैसे डायरेक्ट टैक्स का गुण क्या है कि डायरेक्ट टैक्स समता के सिद्धांत का पालन करता है, यानी आर्थिक असमानता को कम करने में सहायता करता है। जैसे आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था जब हम टैक्स के उद्देश्य पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स लगाने के बाद उसका बाद में आय का पुनर्वितरण कर दिया जाता है, यानी वो आर्थिक असमानता में सहायता करेगा। याद हो आपको, मैंने एक एग्जांपल बताया था, ए और बी दो लोग कमाते हैं, फिर एक से टैक्स ले लिया, जब टैक्स का उद्देश्य पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो डायरेक्ट टैक्स आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक है, ये इसका गुण हो गया, है नहीं, यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से लगाया जा रहा है। दूसरा,
डायरेक्ट टैक्स कितने लोगों से वसूला जाएगा, कितना लगभग कलेक्शन हो पाएगा, इसकी गणना करना सरल है, गणना आसानी से हो सकती है। जैसे सरकार को पता है कि कितने लोग 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, कितने लोग 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, जो सरकार को जानकारी देते हैं। तो मान लीजिए 1 करोड़ लोगों ने सरकार को सही जानकारी दी, मैं मान रहा हूं कि कुछ लोग छुपाते भी होंगे, लेकिन जिन्होंने सरकार को जानकारी दी, अगर ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ लोग अगर 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, सरकार को ये बात पता है, तो सरकार कैलकुलेट कर सकती है कि कितना टैक्स हमें मिल पाएगा। क्लियर हुआ? तो इसकी गणना करना सरल होता है। साथ साथ एक और चीज, डायरेक्ट टैक्स को वसूलना, इसकी प्रशासनिक लागत कम होती है, लागत कम आएगी वसूलने की और रेवेन्यू ज्यादा आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति से टैक्स वसूलना है, उस व्यक्ति से सरकार को टैक्स मिलेगा साल भर में मान लेते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन उससे टैक्स वसूलने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि आईटी पर बेस्ड जब तो पूरा टैक्स सिस्टम। लेकिन अगर वही मैं इसका इनडायरेक्ट टैक्स में अगर गुण और दोष की बात करूं, तो इनडायरेक्ट टैक्स का ये दोष है कि यहाँ प्रशासनिक लागत अधिक होती है। एक पार्ले जी बिस्किट पर टैक्स लगा है मान लीजिए 50 पैसे, उस 50 पैसे को वसूलने के लिए बहुत लंबी चेन चलती है और लास्ट में ग्राहक उसको अदा करता है, तो वहाँ प्रशासनिक लागत ज़्यादा है। किस चीज़ की लागत? टैक्स वसूलने की लागत, जबकि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स वसूलने की लागत कम। लैंग्वेज क्लियर है? आपको समझ आया होगा मैंने कैसे उसको दोष बना दिया। डायरेक्ट टैक्स में दोष क्या है कि डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग अदा करते हैं, अर्थात इसका कर आधार सीमित है, सीमित कर आधार है। अब आप कर आधार की परिभाषा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी कि कर अदा करने वाले लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, तो कर आधार सीमित है डायरेक्ट टैक्स में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन 2.5 लाख या 2 लाख से नीचे अर्निंग कर पा रही, तो उनकी टैक्स स्लैब वो 0 टैक्स स्लैब में आते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्लस पॉइंट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में गुण बन गया ये क्या कि इसका व्यापक कर आधार है, व्यापक कर आधार। कैसे व्यापक कर आधार? प्रत्येक वस्तु और सेवा पर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगा सकती है। जीएसटी तो फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सभी वस्तुएं और सभी सेवाएं इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ सकती हैं यदि सरकार चाहे तो। इसका मतलब दायरा व्यापक हो गया और वस्तुओं और सेवाओं को गरीब अमीर सभी आदमी सभी व्यक्ति यूज करेंगे। कोई बहुत अच्छी ब्रांड का यूज करेगा, कोई कम क्वालिटी वाला यूज करेगा, लेकिन सभी यूज करेंगे। तो प्रत्येक नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसका व्यापक कर आधार, ये इसका गुण है। लेकिन उस व्यापक कर आधार को, व्यापक कर आधार से कर वसूलने की लागत ज्यादा होती है, ये इसका दोष हो गया। उधर कर आधार सीमित है, ये इसका दोष है, लेकिन लागत कम होने के कारण रेवेन्यू ज्यादा आ जाता है, वो उसका गुण हो गया। समझ पा रहे हैं मैं गुण और दोष कैसे समझा रहा हूँ? ये गुण और दोष आपको इसीलिए पता होना चाहिए ताकि आप जब भारत के कर राजस्व का यानी कर संग्रह का मूल्यांकन करने लगे तो आपको समझ में आए वो चीजें, कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के गुण और दोष की हम बात कर रहे हैं। इनके गुण और दोष में और भी देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स जो है, इसका एक दोष ये भी हो जाता है कि जब हम डायरेक्ट टैक्स वसूलते हैं, जब लोगों से डायरेक्ट टैक्स वसूले जाएंगे तो उसके लिए हमें उनको सुविधाएं देना आवश्यक हो जाती है, यानी एक आधारभूत संरचना इसके लिए खड़ी करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उसका दोष बन जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में एक चेन चलती है जिसके माध्यम से वहाँ पर टैक्स वसूलना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, यद्यपि लागत उधर ज़्यादा आ जाती है। इन्हीं गुण और दोष को और समझ लेते हैं। देखिए, एक तो ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा जो मैंने आपको बता दी कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात और करापात एक ही इकाई पर होता है, जो व्यक्ति अदा कर रहा है उसी व्यक्ति से वसूला जाता है, बिल्कुल वही कराघात करापात वाली लाइन है। डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा समझाते समय बता दिया था कि ट्रांसफर नहीं हो सकता। और डायरेक्ट टैक्स में कराधार सीमित है, अभी मैं बता रहा था आपको इसका दोष है, इसलिए इसका अनुमान तो सरलता से लग जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इसके उल्टा चलेगा, कराघात करापात अलग अलग इकाई पर होता है, जिस व्यक्ति पर अधिरोपित करते हैं और जो व्यक्ति अदा करता है दोनों अलग अलग होते हैं।
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर अधिरोपित होते हैं, अतः इससे प्राप्त राजस्व का अनुमान लगाना कठिन होता है। क्लियर हो रहा है? कठिन क्यों होता है? क्योंकि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, लेकिन हम श्योर नहीं है। परंतु हम श्योर हैं कि जो व्यक्ति पिछले साल 5 लाख कमाता था, अगले साल उसने कोशिश करी होगी कि 6 लाख कमाएगा। समझ पा रहे हैं? तो प्रत्यक्ष कर संग्रह का मूल्यांकन करना ज़्यादा सरल है, कैलकुलेशन करना ज़्यादा सरल है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में अनुमान लगाना मुश्किल होता है। अप्रत्यक्ष कर का आधार विस्तृत और ज़्यादा होता है, और कर की दर अधिक होने पर कर वंचना नहीं होगी, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष कर है। एक बात और एक क्वेश्चन बनता है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर में सुधार पहले किया है, प्रत्यक्ष कर सुधार अभी ज़्यादा नहीं किया, जबकि अप्रत्यक्ष करों में सुधार को प्राथमिकता दी। अप्रत्यक्ष कर सुधार का तात्पर्य जीएसटी से मेरा, तो सरकार ने जीएसटी की बहुत जल्दी की, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में सुधार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो उसके एक कारण आपको अब मिल गया है। कारण क्या है? हम अप्रत्यक्ष कर में सुधार पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। उसका एक कारण है कि अप्रत्यक्ष करों में कर आधार व्यापक और विस्तृत है। क्लियर हो रहा है? अप्रत्यक्ष करों में, इसीलिए यदि हम उसमें सुधार कर लेते हैं तो आप कह सकते हो उसका फायदा, उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को होगा। जबकि प्रत्यक्ष कर अगर सुधार करेंगे तो उसका लाभ कुछ ही सीमित लोगों को होगा, क्योंकि उसका कर आधार सीमित होता है। नो डाउट इससे सरकार का कलेक्शन बढ़ जाएगा, सरकार इस पर भी काम कर रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर सुधार से प्रत्येक नागरिक को लाभ हो, ये बहुत जरूरी होता है। हम जो अभी गुण और दोष देख रहे थे, उसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का एक दोष होता है कि ये मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन अब आप पढ़ चुके हो, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी कब? जब टैक्स रेट बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक बड़ा कारण हो गया, उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति दर बढ़ने लग जाती है। जबकि इसका पॉइंट था कि व्यापक कर आधार है, तो ये इसका लाभ हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स की गणना करना कठिन होता है, गणना करना, अनुमान लगाना कठिन है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में गणना करना सरल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक दोष ये भी आता है कि इससे प्रतिगामी प्रभाव उत्पन्न होता है। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, प्रतिगामी प्रभाव। प्रतिगामी प्रभाव का मतलब गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता जाएगा, गरीब पर बोझ ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। मैंने लास्ट क्लास में जब कराधान की 3 प्रणालियाँ बताई थी, तब समझाया था आपको कि प्रतिगामी एक प्रभाव होता है, एक ऐसा प्रभाव जिससे गरीबों पर व्यापक रूप से असर पड़े, गरीबों की स्थिति और दयनीय होती जाए। एग्जाम्पल के साथ कि एक बिस्किट का पैकेट, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो गरीब के लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम प्रतिगामी प्रभाव कहते हैं। और उस बिस्किट पैकेट पर जो टैक्स लग रहा है वो कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में दोष भी हैं, गुण भी हैं, ऐसी डायरेक्ट टैक्स में गुण भी हैं, दोष भी हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टैक्स सिस्टम की बेसिक नॉलेज को और इनरिच करती हैं। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, कुछ और 1-2 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। आर्थिक न्याय के अनुकूल है, जो मैंने कहा था, समता के सिद्धांत की बात कर रहा था। डायरेक्ट टैक्स, कर संग्रह का अनुमान लगाना कठिन है, सरल है, सॉरी। और मितव्ययी है, मितव्ययी का मतलब क्या था? प्रशासनिक लागत कम है। निश्चितता के सिद्धांत का पालन होता है। लोचदार कर व्यवस्था, लोचदार कर व्यवस्था आपको याद होगी, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी। डायरेक्ट टैक्स के दोष क्या है? सीमित कर आधार, कर अपवंचन की संभावना, कर विवर्तन संभव नहीं। ये शब्द को समझ लेते हैं, बहुत आसान है वैसे तो। विवर्तन का इंग्लिश वर्ड होता है शिफ्टिंग करना, टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते आप। आपके ऊपर जो टैक्स लगाया गया उसको किसी और पर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये इसका एक दोष हो जाता है। और यहाँ पर कार्य करने, बचत करने की इच्छाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि जब डायरेक्ट टैक्स इतना सारा देना पड़ता है तो लोग सोचते हैं फिर बचत नहीं करेंगे हम, क्योंकि सरकार हमसे टैक्स ले लेगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिमाग में क्रिएट होता है, ये इसका दोष हो गया। अप्रत्यक्ष कर के गुण, भुगतान करना आसान होता है। पार्ले जी पैकेट पर टैक्स देने के लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता। उसमें 50 पैसे टैक्स है या 60 पैसे, आपने पार्ले जी का 5 रुपये अदा किए, उसमें टैक्स चला गया। जबकि डायरेक्ट टैक्स में अगर आपको टैक्स पे करना हो तो फॉर्म भरना है, प्रोसीजर है उसका एक पूरा, वो फॉलो करना पड़ता है। तो भुगतान करना सुविधाजनक होता है।
इनडायरेक्ट टैक्स कम कष्टदायक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम कष्टदायक मतलब जैसे आपसे बिस्किट पैकेट पर 50 पैसे टैक्स लिया गया, अब ऐसा तो नहीं दिन भर आप बिस्किट ही खाएंगे या डेली बिस्किट खाएंगे, तो आपको 50 पैसे उतना हर्ट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं ठीक है ले लिया होगा टैक्स छोड़ो ना। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में अगर आपसे साल भर में एक साथ 1 लाख रुपए ले लिए गए तो आप सोचेंगे, दिमाग में बार बार बोलते रहेंगे, अपने सबको बोलेंगे मैंने तो 1 लाख रुपए टैक्स में दे दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स उतना हर्ट नहीं करते, कम कष्ट होता है, यद्यपि कम कष्ट वो है जो धीरे धीरे होता ही रहता है ना, ये एक समस्या है। इधर मैंने दोष बताए थे आपको, कर संग्रह का अनुमान लगाना कठिन होता है, कर वसूलने की प्रशासनिक लागत ज़्यादा होती है, मुद्रास्फीति, प्रतिगामी प्रभाव, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कर के गुण, प्रत्यक्ष कर के दोष, अप्रत्यक्ष कर के गुण और दोष, ये प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय कर व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करेगा। अब देखेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, तो इंडियन टैक्स सिस्टम को हम समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय कर व्यवस्था में सरकार के तीनों स्तरों पर कर लगाने के प्रावधान किए गए हैं। तीनों स्तर का मेरा मतलब केंद्र सरकार, तो संविधान ने केंद्र सरकार को भी शक्तियां दी हैं कि केंद्र सरकार कर अधिरोपित कर सकती है। इसी प्रकार से राज्य सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार भी कर अधिरोपित कर सकती है, संविधान में इसके भी प्रावधान है। और तीसरा, जिसको हम स्थानीय सरकार या स्थानीय निकाय बोल देते हैं, स्थानीय निकायों को भी कर लगाने के अधिकार दिए गए हैं। तो तीनों स्तर पर कुछ है, ये तीनों स्तर पर जो सरकार के कर लगाने के अधिकार हैं, इसी को हम संघीय व्यवस्था का एक हिस्सा मानते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, क्या होती है, वो सब आप पॉलिटी में पढ़े। अब इस संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, जो राज्य सरकार अपने टैक्स ट्रांसफर कर देती है, तो कैसे टैक्स लगाते हैं हमें वो समझना है। उससे पहले एक लाइन ये जान लेते हैं कि टैक्स ले सकते हैं ये डिसाइड कौन करेगा, तो संविधान का आर्टिकल नंबर 265, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 ये प्रावधान करता है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर से सुने, कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किए जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी भी टैक्स को अधिरोपित करना हो नागरिकों पर, तो उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, विधि। बिना लॉ बनाए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूं तो भारत सरकार को या राज्य सरकारों को कोई भी टैक्स लगाना, जनता से टैक्स लेना है, उसके लिए पहले उन्हें कानून पास करना होगा, विधायी कानून। प्रत्येक टैक्स के पीछे कोई ना कोई कानून होगा। यही कारण है कि जीएसटी इतना समय लगा, क्योंकि जीएसटी के लिए कानून पास होने में टाइम लग गया, संसद में समय ज़्यादा लगा। वो क्यों लगा, वो हम जीएसटी में पढ़ेंगे उसको। तो प्रत्येक टैक्स विधि के प्राधिकार से ही वसूला जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे। और ये विधि का जो बात हो रही, कानून की बात हो रही, तो कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार से हिसाब से बोलेंगे तो केंद्रीय विधायक यानी संसद, और राज्यों से संबंध में बोलेंगे तो विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो एग्जाम में अगर ये पीटी का क्वेश्चन बन जाए कि टैक्स लगाने का अधिकार किसको है, तो वित्त मंत्रालय को नहीं। वित्त मंत्रालय तो उस विधि का पालन करवाता है, क्रियान्वयन करवाता है, क्योंकि वो तो कार्यपालिका का हिस्सा है। तो टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? संसद को, या दूसरे शब्दों में विधायिका को। केंद्रीय विधायिका संसद और फिर राज्य की विधायिका को। ये गलती नहीं होनी चाहिए, प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246। आर्टिकल 246 केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर संबंधी शक्तियों का डिवीजन करता है। कौन सा टैक्स केंद्र ले सकता है, कौन सा टैक्स राज्य सरकारें ले सकती हैं, इसका डिवीजन आर्टिकल 246 में मिलता है। जब आप 7वीं अनुसूची देखते हैं तो 7वीं अनुसूची फिर आगे 3 सूचियों में डिवाइड है, आपने पढ़ा भी होगा और नाम ये तो सुने ही होंगे। संघ सूची, फिर राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। जो विषय संघ सूची में है उन पर केंद्र सरकार कर लगा सकती है, जो विषय राज्य सूची में उन पर राज्य सरकार ही कर लगा सकती है, और तीसरा समवर्ती सूची, फिर दोनों का। और अगर कोई
कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई विवाद हो, तो केंद्र सरकार की बात सर्वोपरि मानी जाएगी। उसको डिटेल में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, मैं लिंक जरूर करूंगा पॉलिटी से, लेकिन मैं पॉलिटी के डीप में नहीं जाऊंगा। जो विषय के जो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं तो वही आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आर्टिकल 246 ये बताता है कि संघीय व्यवस्था में कर लगाने की जो शक्ति है वो किस प्रकार से डिवाइड की गई है। जैसे हम कहते हैं कि आयकर, इनकम टैक्स कौन लगाएगा, तो इनकम टैक्स के बारे में संघ सूची में लिखा हुआ है, तो क्लियर हो गया कौन लगाएगा इसको, केंद्र सरकार। मेरी बात समझ पाए? तो आर्टिकल 246 और 7वीं अनुसूची ये डिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ। एक और आर्टिकल यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, फिर हम आगे समझेंगे। आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। एक बात समझें कि केंद्र सरकार और दूसरा फिर राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को जो टैक्स मिलते होंगे पूरे भारत देश में, उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, और राज्य सरकारें जो टैक्स कलेक्ट करती होंगी वो संबंधित राज्य से ही कलेक्ट करती हैं, अर्थात उनका दायरा सीमित है। केंद्र सरकार अगर कोई टैक्स ले रहा है तो भारत के प्रत्येक नागरिक से ले सकता है विधि के अनुसार ही, लेकिन राज्य सरकारें जो टैक्स लेंगी वो अपने राज्य की जनसंख्या से ही ले सकती, दूसरे राज्य में फिर दूसरी सरकार शुरू हो जाती है। तो क्या मतलब निकलता है कि केंद्र सरकार के पास राजस्व के सोर्स ज्यादा है और राज्यों के पास राजस्व के सोर्स सीमित है, और राजस्व के सोर्स राज्यों के पास और सीमित हो जाएंगे यदि वहां पर बहुत अधिक प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ कम हैं, वहाँ के लोगों की इनकम ही कम है, तो वहाँ पे राज्यों की जो कर संग्रह की सोर्स हैं वो सीमित रह जाएंगे। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कुछ राज्य हो सकता है ऐसे हों जिनके पास कर संग्रह के लिए पर्याप्त स्रोत हों, क्योंकि वहाँ औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा होता होगा, औद्योगिक इकाइयों से उनको विभिन्न टैक्स मिलते होंगे, लेकिन कुछ राज्य होंगे जिनके पास सोर्स कम है। इससे क्या होगा कि राज्यों के बीच में आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता बढ़ती जाएगी और वो फिर कई और समस्याओं का जन्म ले देती है। इसीलिए एक उपाय किया गया आर्टिकल 280 में कि केंद्र सरकार जो भी अपने अपने सोर्स से टैक्स का कलेक्शन करेगी, केंद्र सरकार के टैक्स कलेक्शन में से बाद में इसे आगे डिवाइड कर दिया जाएगा, सभी राज्यों को डिवाइड करा जाएगा, कुछ हिस्सा केंद्र के पास रहेगा और कुछ हिस्सा राज्यों के पास चला जाएगा। वो डिवीजन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो डिवीजन करने का काम आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग करता है। तो फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा करता है। क्यों कर रहे हैं बंटवारा, लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले उसकी पृष्ठभूमि बता दी है कि राज्यों के मध्य आर्थिक असमानता न्यूनतम हो, राज्यों के पास पर्याप्त स्रोत हो, पर्याप्त उनके पास राजस्व हो ताकि वो अपने अपने राज्य का आवश्यकता अनुसार विकास कर सके। इसके लिए केंद्र के संसाधनों में से कुछ संसाधन आगे राज्यों के मध्य वितरित कर दिए जाते हैं। तो ये बात भी मेरे ख्याल से लॉजिकली आपको समझ आ रही होगी कि प्रत्येक राज्य को बराबर नहीं मिलेगा, जिस राज्य की जैसी आवश्यकता है, जो फॉर्मूला निकालेगा वित्त आयोग, उस फॉर्मूले के अनुसार डिवीजन कर दिया जाता है। और ये डिवीजन करना चाहिए, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 280 संविधान में लिखा हुआ है कि वित्त आयोग, जिसका गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में करेंगे, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा करेगा। क्लियर है? बाकी वित्त आयोग जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई होगी वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको भारतीय कर व्यवस्था में बेसिक जानकारी मिल गई है। भारतीय कर व्यवस्था की 3 बातें ध्यान रखें। एक, आर्टिकल 265 जो कर लगाने की बात करता है कि लॉ होना चाहिए। दूसरा 246 जो 3 डिवीजन किया। तीसरा आर्टिकल 280। और चौथी बात कि भारतीय कर व्यवस्था कैसी है, प्रगतिशील और आनुपातिक का मिश्रण। और प्रगतिशील और आनुपातिक का मिश्रण क्या नाम बनता है, उसको क्या कहते हैं, अधोगामी कर व्यवस्था। यानी एक लिमिट तक तो टैक्स की रेट पहले बढ़ती रहती है, उसके बाद टैक्स की रेट कांस्टेंट हो जाती है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद टैक्स रेट को फिर कांस्टेंट कर दिया जाएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष करों में अधोगामी कर प्रणाली को अपनाया गया, यानी प्रगतिशील और आनुपातिक कर व्यवस्था को अपनाया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम लोग ये जान गए कि भारतीय कर व्यवस्था की बेसिक विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मूल विशेषताएं क्या है।
अब हमें भारतीय कर व्यवस्था में समझना होगा प्रत्यक्ष कर को, अप्रत्यक्ष कर को। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय तीनों टैक्स ले सकते हैं। अब हमें इन्हीं के अंदर प्रत्यक्ष कर देखने होंगे, कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं, फिर कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं। हम पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जानकारी ले लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम समझ पाएंगे जीएसटी कहाँ से आया, जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तब हमें समझ में आएगा। तो इंडियन टैक्स सिस्टम की ये सारी जानकारी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप आज की क्लास का PDF नोट्स एक बार जरूर पढ़ लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।